नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार की संसद में बड़ी हार की, संसद में विपक्षी महिला सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार की। देखेंगे राहुल और तेजस्वी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ कैसे कर दिया खेल, अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए क्या सवाल। जानेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी को कैसे मिली करारी हार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोवा में बीजेपी सरकार को झटका, पर्यावरण मंत्री एलिस्को सिकेरा ने दिया इस्तीफा, मंत्री के इस्तीफे पर घिरी बीजेपी सरकार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया दावा, बोले एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष से किया जा रहा है संपर्क। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला, राजकोट से आया था हमलावर राजेश, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 213 अंकों की बढ़त के साथ 81,857 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 69 अंकों की बढ़त के साथ 25,050 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपराध के गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाने वाला बिल पेश होते हुए बवाल मच गया। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। विपक्ष का आरोप है कि बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी राज्य सरकार को गिराने की हैसियत में पहुंच जाएंगी। बिल पर मचे बवाल के चलते मोदी सरकार अब दबाव में दिखाई दी और इसे जेपीसी के हवाले कर दिया गया। तो क्या है इस बिल पर प्रावधान जिसे विपक्ष बता रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा? देखिए रिपोर्ट। संसद में जबरदस्त बवाल मचा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्षी दल के सांसद ने एक बिल की कॉपियां फाड़ दी। जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। संसद में ये बवाल मचा था शाह की तरफ से पेश किए गए 3 बिलों को लेकर, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन से ज्यादा वक्त तक वो जांच एजेंसियों की हिरासत में रहता है और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में जो 3 बिल पेश किए गए हैं उसमें पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, विपक्ष का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पहले से ही ईडी और सीबीआई के चलते गैर बीजेपी शासित राज्य मुश्किल में दिखाई देते हैं और इस बिल की मदद से केंद्र सरकार विरोधी दल के शासित राज्यों की मुश्किलें और बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके चलते विपक्ष ने बिल को वापस लेने की डिमांड कर दी। इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर ये बिल कानून में बदल गया तो फिर देश में एक पार्टी सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर जनता की चुनी गई सरकार को जांच एजेंसियों की मदद से केंद्र सरकार हटा देगी। गैर बीजेपी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार के पास ईडी, सीबीआई और एनआईए की भी ताकत है और इसकी मदद से किसी भी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसमें 6 महीने तक जमानत का ही प्रावधान नहीं हो, जिसके चलते केंद्र के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी राज्य की सरकार को पलटने की ताकत हासिल कर लेंगी। वैसे ये बिल संविधान संशोधन बिल है, इसलिए संसद के दोनों ही सदनों में इसे पास कराने के लिए 2/3 समर्थन की जरूरत होगी और बिना विपक्ष की मदद के ये काम सरकार नहीं कर पाएगी और इसी के चलते इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। विपक्ष के दबाव में सरकार ने बिल तो जेपीसी में भेज दिया, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। इंडिया गठबंधन की 2 महिला सांसदों ने दावा किया है कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने उनके साथ मारपीट की है, जिससे संसद में महिला सांसदों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए बिल पर विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया तो सत्ता पक्ष बौखला गया और इसके बाद संसद के अंदर हालात बेकाबू हो गए। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई बहस धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गई। इसी को लेकर विपक्ष की 2 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू पर गंभीर आरोप लगा दिया है। टीएमसी सांसद मिताली बाग और शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। मिताली बाग ने एक बयान में कहा कि जब हम विधेयक का विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। देखिए, मेरे हम लोगों को जो एमपी थे, टीएमसी का एमपी ओएलएक्स के सब लोगों के ओएलएक्स से गया तो प्रतिवाद किया, तो रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया
यहाँ पे देखिए छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, तो हमारा जो पठान भाई है ना, वो देख नहीं पाता, वो यहाँ से अगले रखा, उसके बाद तोड़ा, हमला किया, जोर से हमला किया मोहल्ले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात। महिला सांसदों के साथ हुई इस बदसलूकी के आरोपों ने बीजेपी सांसदों को बुरा फंसा दिया है। महिलाओं पर हाथ उठाने के चलते बीजेपी सांसदों की बुरी फजीहत हो रही है। पार्टी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लग रहा है। अब विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब ये मामला कहां तक पहुंचता है। मोदी सरकार मुसीबत में दिख रही है तो चुनाव आयोग भी परेशानी से घिरता दिख रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष के हमले तीखे होते जा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को जिस तरह का जबरदस्त समर्थन मिला है, उसने बीजेपी के भी होश उड़ा दिए हैं। तो कैसे वोटर अधिकार बन गई बीजेपी और चुनाव आयोग का सिर दर्द, देखेंगे रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एसआईआर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी और पिछले चुनावों में हुई धांधली पर लगातार सरकार और चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। जल्दी ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। वो जनता को इस मुद्दे पर जागरूक कर रहे हैं। वैसे तो उनकी ये यात्रा 16 दिन तक चलने वाली है और अभी इसे सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी से बिहार की जनता पर इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। खुद राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी को लेकर बिहार का प्रतिरोध सामने आ रहा है। जल्दी ही ये पूरे देश में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा। पूरे इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हर तरफ छाई हुई हैं। राहुल के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में लगातार वोट चोरी पर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष की यात्रा में जिस तरह जनता का हुजूम उमड़ रहा है, उससे मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्ष के कई नेता तो ये दावा भी कर रहे हैं कि राहुल की इस यात्रा ने बिहार में खेला कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही परेशान दिख रहे हैं। चुनाव आयोग की परेशानी ये है कि उस पर सीधे आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी पर भी बेईमानी से चुनाव जीतने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इसे लेकर दोनों को ही घेर लिया। तो क्या कहा अखिलेश ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो पहले ही वोटर अधिकार यात्रा निकालकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब खबर है कि इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावना है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या वो बिहार जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार के लोग बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दोहराते हुए उसमें डकैती छोड़ भी जोड़ा। बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। वोट विधेयक जारी हुआ है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कब तक चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी को डकैती छोड़ दें। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो कहेगी वही चुनाव आयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है। सर इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे। अखिलेश यादव का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन के साथ आते हैं तो ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इससे न सिर्फ महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, बल्कि बिहार चुनाव का मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा, जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत को लेकर इंडिया लगातार हमले कर रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। लोग वोट चोरी को लेकर बेहद सजग दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी को इसे लेकर अब झटके भी लगते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखी गई। हालात ये हैं कि मौजूदा वक्त में एनडीए के सहयोगी गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर पा रहे।
इस बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। 21 सीटों में सत्ताधारी गठबंधन को महज 7 सीटों पर ही जीत मिल पाई, जिसमें 4 सीटें बीजेपी के पाले में गई, 2 सीटें शिंदे गुट की शिवसेना को मिली और 1 सीट SC/ST यूनियन के पास गई। इन 21 में सबसे ज्यादा 14 सीटें महायुति विरोधी खेमे में शामिल शशांक राव के पैनल को मिली। ये नतीजे मुंबई नगर निगम वेस्ट के कर्मचारियों से जुड़ी हाई प्रोफाइल सहकारी ऋण समिति के चुनाव के हैं, जिसके लिए 18 अगस्त को मतदान हुआ था। बताया जा रहा है कि शशांक राव पैनल को हराने के लिए खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष के दावे अब जनता तक भी पहुंच रहे हैं। जनता जागरूक हो रही है। जिस तरह बीजेपी चुनावों में धांधली के आरोपों से घिरी हुई है, उसकी तमाम नीतियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है और अब जनता का भरोसा भी डगमगाता दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव को अभी साल भर भी नहीं बीते हैं और सत्ताधारी दल अपना जनाधार खो रहा है और जल्दी ही बीएमसी के भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन मौजूदा हालात में एनडीए के लिए बीएमसी चुनाव में भी जीत मुश्किल नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बेस्ट के चुनाव में वोटों की हेराफेरी का कोई आरोप नहीं लगा। नतीजा भी बता रहा है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी उसे हार मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर फिर से संदेह पैदा हो गया है कि चुनाव चोरी तो नहीं हुआ था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज भी राष्ट्रपति रेफरेंस को लेकर सुनवाई जारी रही, जिस पर सीजेआई की एक सख्त टिप्पणी भी सामने आ गई। तो क्या कहा सीजेआई ने, देखेंगे रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अहम रेफरेंस पर सुनवाई जारी है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या अदालत राज्य विधानसभाओं की तरफ से पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के फैसले लेने की डेडलाइन तय कर सकती है। दरअसल ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले के बाद आया, जिसमें अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को 1 महीने और राष्ट्रपति को 90 दिनों के भीतर विधेयकों पर या तो सहमति देनी होगी या असहमति की कोई वजह बतानी होगी। 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक अहम टिप्पणी की। पीठ ने पूछा कि क्या देश संविधान निर्माताओं की उस उम्मीद पर खरा उतरा है जिसमें राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्यपाल का पद केवल एक राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि इसके कुछ संवैधानिक कर्तव्य और शक्तियां हैं। उन्होंने संविधान सभा में हुई बहसों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई थी। मेहता ने राष्ट्रपति के रेफरेंस के पक्ष में अपनी दलीलें जारी रखी। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ये रेफरेंस भेजा है। राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या न्यायिक आदेशों से विधेयकों पर राष्ट्रपति के विवेक अधिकार को सीमित करने वाली कोई समय सीमा तय की जा सकती है। इस मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन लंबित विधेयकों के बारे में सवाल किया था जो 2020 से राज्यपालों के पास अटके हुए हैं। हालांकि अदालत ने साफ किया कि वो सिर्फ कानून के बिंदुओं पर विचार करेगी, न कि तमिलनाडु मामले के 8 अप्रैल के फैसले पर, जिसमें समय सीमा तय की गई थी। इस मामले की सुनवाई से यह साफ होगा कि विधेयकों पर फैसले के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति को समय सीमा में बांधा जा सकता है या नहीं, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति ने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए हैं, उस पर अभी बहस जारी रहेगी। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आया है, उसके बाद ईरान ने भी जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो क्या टूटने वाला है सीज फायर, देखिए रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है। ईरान की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उसे देखते हुए इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसकी मिसाइलें इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने जून महीने में ईरान इजराइल के बीच छिड़ी 12 दिनों की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि 12 दिनों के उस युद्ध में इस्तेमाल की गई मिसाइलें कुछ साल पहले निर्मित की गई थी और आज हमने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण किया है और वे हमारे पास हैं। और अगर ज़ायोनी दुश्मन फिर से दुस्साहस करता है तो हम निस्संदेह उसका इस्तेमाल करेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने की हिमाकत की तो अंजाम पिछली बार से भी बुरा होगा। इस बार ईरान ने ज्यादा विध्वंसक मिसाइलें बनाई हैं और वो इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। वो इजराइल के किसी भी नए हमले के लिए पूरी तरह से चौकन्ना और तैयार है।
ईरान की इस धमकी ने दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच दोबारा जंग छिड़ती है तो ये तय है कि इसमें अमेरिका की भी एंट्री होगी, और अगर अमेरिका जंग में कूदा तो ईरान के समर्थन में भी कई देश मैदान में उतर सकते हैं, जिससे जंग का दायरा बढ़ सकता है। ऐसे में सबकी नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। विरोधियों को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी अपने सारे हथकंडे अपना रही है। बिहार में सभी को पता है SIR जो चुनाव आयोग की बनाई हुई लिस्ट है, उसके बावजूद भी अगर विरोधी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को वो 30 दिन के लिए जेल भेजकर मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। इसलिए अब तय करना है नॉन बीजेपी वाले मंत्री और CM जितने भी लोग हैं उनको कि वो जेल जाना चाहते हैं या बड़ी पार्टी की बड़ी वॉशिंग मशीन के अंदर जग सफेद हो जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।